डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा, अब जाहिर है ईरान के लिए भी जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि उसको अब रीथिंक करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ पर गौर करेगा। बहुत सारी चीज़ें अब मज़ीद वाज़ेह हुई होंगी ईरान के सामने भी, और वही चीज़ें जो है अमेरिका और इजराइल के सामने भी। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहिबा, अब ये जो सीज़ फायर, एक तो ये कितना देर पा साबित हो सकता है, और दूसरा आप क्या समझती हैं किसकी फतह और किसको शिकस्त हुई? जी, आमिर साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि जो प्रॉक्सीज वाली उन्होंने बात की कि हमें इमोशनल रिलीजियस सेंटिमेंट से और स्टेटमेंट से बाहर निकलना चाहिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू जियोग्राफिकल पॉलिटिक्स तो वहाँ पर रिलीजन मैटर नहीं करते हैं, स्टेट कम्स फर्स्ट। और तमाम ममालिक को अभी हमने देखा कि एज ए मुस्लिम हम लोग कहते हैं जनाब की तमाम मुस्लिमों को एक पेज ऑडियो पर होना लेवल बढ़ा चाहिए। दें जरा। जी जी, ये बात जगह बजा है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने एक पेज पर होना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू वॉर से जिस तरह के पूरा मुल्क एक एक्सपोज होता है, तो ईरान को भी देखना चाहिए, अपने खामियों के ऊपर नजर डालनी चाहिए कि ऐसे क्या उनके पार्ट पर वजूहात कर फरमा रही है कि उन्होंने आज ये 12 रोजा जो ये दिन देखा, 12 रोजा जंग देखी, 500 से ज्यादा लोग उनके शहीद हो गए हैं। ईरान आई थिंक मिसकैलकुलेटेड नहीं था, लेकिन ईरान के अपने अंदर जो इसराइली एजेंट का काम कर रहे थे और उन्होंने जो है वो डोमेस्टिकली जो ड्रोन्स थे वो कैसे प्रोड्यूस किए, 3 शहरों में इसराइली एजेंट दंदनाते हुए फिर रहे थे, तो उनके पार्ट पर इतने डेंट थे, डेंट इज सर्टेनली ऑन ईरान्स पार्ट। उसके बाद जो है वो बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तो आप दुनिया को तो बड़ा घूर रहे थे और बड़ा एग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे रहे थे, लेकिन आपके अपने अंदर जो है वो इसराइली एजेंट्स काम कर रहे थे। तो आपको पहले ये देखना चाहिए। अब जितनी एक्टिव ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसीज हुई हैं, शायद इससे पहले कभी भी नहीं थी, तो अब उनको देखना चाहिए। लेकिन मिसकैलकुलेटेड जिस तरह पाकिस्तान को लेकर इंडिया था, इसी तरह जो है वो ईरान को लेकर इसराइल भी साबित हुआ। जो बिल्कुल आई थिंक वही मॉडल रिपीट हुआ है जो इंडिया पाकिस्तान वॉर में हुआ था कि हमने ईरान ने और पाकिस्तान ने दुनिया को बताया कि हम गजा नहीं है, ठीक है, हम रिटेलिएट करना जानते हैं। आपने देखा कि जैसे अमेरिकी अड्डों पर जो है वो हमला हुआ, वैसे ही सीज फायर हो गया, ठीक है। और इसराइल जो कि फॉक्स न्यूज का इंटरनेशनल मीडिया को भी उन्होंने कवरेज करने से रोक दिया। तो ऐसा नहीं है कि इसराइल को लोग नहीं मारे गए हैं, उन्होंने तो कवरेज करने से रोक दिया, उनका बहुत नुकसान हुआ। नेतन्याहू के खिलाफ जो है लोग सड़कों पर आ गए, वहां सैन डिएगो में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, वहां नेतन्याहू के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने अपनी इंश्योरेंस क्लेम करना शुरू कर दिया। इतने सारे मिलियंस ऑफ लोगों ने जो है वो अपने इंश्योरेंस क्लेम किया इसराइल के अंदर। तो इसराइल को जो है लिहाज से इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत प्रेशर फेस करना पड़ा है, और वो अब अपने इमेज शेकिंग मतलब इमेज जो है वो बचाने के लिए वैसी बात कर रहा है कि नहीं हमने तो नहीं कहा था इसराइल का। इज इट इवन टेक्निकली पॉसिबल कि इसराइल की मुशावरत के बगैर अमेरिका जो सीज फायर का ऐलान करते, जितनी स्ट्रॉन्ग इसराइली डेस्परा अमेरिका में इस वक्त मौजूद है, तो इसराइल को कॉन्फिडेंस मिले बगैर या इसराइल के को कहे बगैर, या आई पर्सनली बिलीव कि इसराइल ने खुद अमेरिका को कहा है कि सीज फायर करें। और जब देखा कि कतर पे भी जो है वो फौजी अड्डों पर जो है वो हमला कर दिया था, तो ईरान के हमले करने की वजह से ही आज सीज फायर तक नौबत पहुंची है। अगर ईरान हमला ना करता, मैं पहले दिन से एक बात कह रही हूँ, जब ईरान ने पहले हमला नहीं किया था कि ईरान नीड टू रिटेलिएट, और ईरान के रिटेलिएट बारहा रेजिलिएंट और बड़े एग्रेसिव रहने की वजह से ही जो है वो सीज फायर तक नौबत पहुंची कि उन्होंने कहा कि भाई हमने अमेरिका को तो नहीं बख्शेंगे, जो भी हमारे ऊपर हमला करेगा हम उसके ऊपर रिटेलिएट करेंगे, वी हैव राइट टू सेल्फ डिफेंस। और आयतुल्लाह खामेनी ने भी अभी यही कहा कि हमने किसी का जो है नुकसान नहीं किया, और हमने जो है सिर्फ अपने डिफेंस पे बात की है। तो बहुत मोहतात बयान उनकी तरफ से आते रहे, हालांकि इजराइली की जो 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 उनके अब्बास इराकची हैं उनकी जानिब से, फॉरेन सेक्रेटरी की जानिब से और आर्मी चीफ की जानिब से बड़े एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आए, लेकिन आयतुल्लाह खामेनी बड़े ही मोहतात और बड़े पीसफुल उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आते रहे। एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट द रोल ऑफ पाकिस्तान इन दिस होल सिनेरियो कि पाकिस्तान जितना मोहतात डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली इतना स्टैंड रखा, ना सिर्फ उन्होंने कतर बल्कि कतर ने भी ईरानी सफीर को तलब कर लिया, लेकिन वहां पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कतरी सफीर से मिले, उन्होंने ना सिर्फ कहा कि हम कतर के साथ भी खड़े हैं, उन्होंने कहा हम ईरान के साथ भी खड़े, हम अमन चाहते हैं, पूरे खत्ते में हम चाहते हैं। तो चाइना ने, और मैं इसमें कहूंगी कि सीज फायर के होने में आपने कहा कि किस हद तक आप देखती हैं, पर ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन अभी रशिया का इंपॉर्टेंट रोल था, कतर का इंपॉर्टेंट रोल था। कतर ने जहां बहुत ही एक मसालती रोल प्ले किया, वहीं पर उन्होंने जो है ईरानी सफीर को भी बुला लिया। तो कतर भी बहुत डिप्लोमेटिकली बैलेंस्ड खेला है और पाकिस्तान भी बहुत डिप्लोमेटिकली बैलेंस्ड खेला है। एंड रशिया का रशिया की टॉप लीडरशिप से जो है मिले थे ये जो अब्बास इराकची हैं, तो रशिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बैक स्टेप पे रशिया, मुस्लिम ममालिक तो खड़े ही थे, लेकिन
चाइना और रशिया ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। सिर्फ अमेरिका को इसका क्रेडिट नहीं जाता है, बहुत सारे ममालिक की काविशें कार फरमा थी सीज फायर की। सही, ठीक है जी। अब आया साहब, आपके ख्याल में ये क्रेडिट किसको जाता है? ज़ाहिर है जंग तो किसी के मफाद में, ना खित्ते के ना दुनिया के, तो डेफिनेटली जब ईरान से तवक्को नहीं कर रहा था इजराइल भी कि ये इस तरह का जवाब देगा, दोनों को, जिस तरह आमिर साहब भी बात कर रहे थे कि ये दोनों ममालिक जो जंग में थे उनको सबसे पहले तो उनको क्रेडिट जाता है। बट ये जो कतर और अमरीका की बात हो रही है, तो इसमें आप क्या समझते हैं, किसने ज़्यादा अच्छा किरदार अदा किया? देखिए, सबसे बड़ा क्रेडिट इस जंग में ईरान को जाता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान को गया था क्रेडिट सीज फायर का। उसके रीज़न सिंपल ये मुझे यूं लगता है कि दोनों जो तसादुम हुए पाकिस्तान और इंडिया में और उसके बाद ईरान और इजराइल में, इसका आर्किटेक्ट एक ही था जिसने चेक करने की कोशिश की और कमज़ोर समझ के उसने कहा जी बस ये तो पहले हल्ले में ही फारिग हो जाएंगे, जो मुझे लगता है इस सारे सिनेरियो में। जब जवाब मिला तो वहाँ भी सीज़ फायर के लिए इंडिया गया अमेरिका के पास, और यहाँ भी इजराइल अमेरिका के पास गया कि सीज़ फायर। अगरचे ये अभी जिस तरह से इजराइल ने खिलाफ वर्जियाँ की आज के दिन में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये सीज़ फायर पायदार होगी नहीं होगी। उसके रीज़न है, नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे सके, बहुत मुश्किल में, जाहिर है उसके बाद रेटिंग बहुत कम हुई इंडिया में। डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग्स अमेरिका में कम हो गई आज की जो लेटेस्ट थी। उसके बाद नेतन्याहू से पहले ही इजरायली बहुत तंग थे और ज़्यादा परेशान होके, और उनकी भी रेटिंग्स कम हुई। अब रौला ये है कि इक़्तिदार में रहने के लिए यहाँ भी यही रौला था ना, ईरान में भी। जाहिर है ये एक ऐसी रिजीम है जिसने बहुत बंद करके रखा हुआ है, लोगों को परेशान करके रखा हुआ है, आज़ादियाँ उस तरह से नहीं हैं, तो फिर अंदर से लोग ज़ाहिर है बगावत भी कर रहे होते हैं। और समटाइम्स ये होता है कि वो जो नेशनलिज्म है ना, उस पर आपकी आज़ादी हावी हो जाती है और आप कहते हैं कि यार कोई तो आए हमारी मदद के लिए। सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ वो रज़ा पहलवी के साथ हुआ। वो नाते तो रह गए, उनको तैयार किया गया था कि बस अब आप तैयारी पकड़ें और उसके बाद आप चल रहे हो जी 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 आमिर साहब, मैं तुसी ते शेरवानी सवाल ही सी उन्होंने बस तो वो बिल्कुल तैयार होके, वो बेचारे, वो बड़ा जुल्म हो गया। वो उनको लग रहा होगा कि अब दोबारा से ईरान में एक शहनशाह आएगा और उसके बाद हम चीज़ें चलाएंगे। शहनशाहियत में भी तो इसी तरह होता है ना, अगर इस रिजीम में हो रहा है तो शहनशाहियत में कौन सा लोगों को आज़ादियाँ होती हैं, वहाँ भी ये मसला होता है। हाँ, ईरान का जो कल वहाँ पे उधर कतर में जो अटैक किया उसने यूएस बेस पे, मैं समझता हूँ कि ये उसने एक तो अपना हक इस्तेमाल कर लिया कि जी अमेरिका ने चूंकि हमला किया था, अब ज़ाहिर अमेरिका पे तो नहीं अटैक कर सकते थे, और फिर साथ ही बता भी दिया कि जी हम करने जा रहे हैं ताकि ज़्यादा बड़ा डैमेज ना और चीज़ें फैले ना। कि आपने जवाब भी दे दिया, कैलकुलेटेड अटैक भी कर दिया, और उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को ईरान से ज़्यादा इजराइल पे गुस्सा आप देख रही हैं। अब वो इजराइल से इंतहाई नाराज़ हैं और इनसे नाराज़ हैं ईरान से, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी बात नहीं मान रहे। अब एक और कैंपेन जो गल्फ में शुरू हुई है वो अमीर कतर के हवाले से हुई है कि नोबेल प्राइज़ तो अमीर कतर को मिलना चाहिए, क्योंकि जितने साल सी में इंटरनेशनली कतर मुलविस रहा है वो तो कोई भी नहीं रहा। ट्रंप तो आते हैं, सुबह उठते हैं और उनको लगता है कि मैंने कोई जंग बंद करानी है, कोई सीज फायर कराना है, सर खत लिखवा देते हैं और अमन का नहीं, वो आप पहले उधर नहीं लिखवाते ना, वो बड़ी ज्यादती कर दी आपने। ये लिखवाना चाहिए था, कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और नो डाउट कतर का रोल बहुत अच्छा रहा इसमें। मतलब ईरान ने वहाँ उस पे यूएस उस बेस पे अटैक भी किया, वहाँ से रिएक्शन भी आया, लेकिन लफ्ज़ों की हद तक आया, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये कि ओवरऑल ये खित्ते के लिए, और हाँ पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा खेला है। हमने एक चीज़ क्लियर कर दी कि हम जंग के साथ नहीं है, हम के साथ हैं। और जैसे बहरहाल मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप लोगों को शायद अच्छी लगी हो, कि प्राइम मिनिस्टर साहब को सफ़ीरों को फ़ोन नहीं करने चाहिए, उनको कम अज़ कम उनको अपनी डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या आपका क्या ख्याल है, वो अमीर कतर को कल फ़ोन करते तो वो उनकी कॉल ना लेते? मेरा ख्याल है अमीर कतर को फ़ोन कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था।
चलें ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, क्विकली ब्रेक से वापस आते हैं इसी तमाम तर सूरत हाल पर कि सीज़ फायर के बाद जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो क्या हो सकता है और ये इसको हतमी समझना चाहिए, और ख़ास तौर पर जंग जिस लेवल पर जा चुकी थी और उसके बाद सीज़ फायर होना क्रेडिट किसको जाता है, तमाम तर मामले पर हम बात करें। फैसल साहब, इलियास साहब का भी टेक लेंगे।